स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SS लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। इस चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा। इसकी आज हम थ्योरेटिकल जो क्लास होने वाली है उसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साइंस का जो चैप्टर है बेहद इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, हाफ फील्ड एग्जाम हो, एनुअल हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नाम से ही आप जान गए होंगे क्या है इसके चैप्टर का नाम, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इस चैप्टर का महत्व दिया गया है। चलिए सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है मापन तथा इसके घटक, मेजरमेंट, यूनिट एंड इट्स कंपोनेंट्स। ओके, चलिए सबसे पहले हमें बताया गया है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, होता क्या है, वे सभी भौतिक राशियां जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है। क्या होता है, आप भी मेरे साथ कहने का प्रयास करें। वे सभी भौतिक राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है, इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ ये परिभाषा। कुछ उदाहरण दिए गए वो हम देखते हैं। उदाहरण क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, ताप, बल, समय आदि, ये सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। समझ में आया। चलिए उसके बाद आता है मात्रक। यूनिट किसे कहते हैं, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि को हम मात्रक कहते हैं। समझे कुछ, क्या है परिभाषा, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग हम किसी भौतिक राशि की जो मात्रक होता है उससे तुलना के लिए हम उपयोग करते हैं, उसे हम मात्रक कहते हैं। समझने का प्रयास करें, क्या दिया गया, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि के तुलना में किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। ओके, यूनिट कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, आप देखने और समझने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पर चीजें नोट है। उसके बाद आता है राशियों का मात्र। देखिए, राशियां एवं उनके मात्रकों का वर्गीकरण। जो राशियां दी गई हैं उनके मात्रों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ओके, चलिए पहले एक परिभाषा आपको दी गई है, मूल राशियां किसे कहते हैं। वे राशियां जिन्हें किन्हीं अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये दिया गया है। वे राशियां जिन्हें अन्य किसी मूल राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता मूल राशियां कहलाती हैं, तथा इनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। आप उदाहरण देखकर भी इसे समझ सकते हैं, जैसे यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान और समय। ओके, ये मूल राशियां हैं और इनके मात्रक जो होंगे वो मूल मात्रक होंगे। ओके, चलिए उसके बाद अब हमें जानना है कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जिन्हें मूल मात्रकों में व्यक्त कर सकते हैं। दिया गया है, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। क्या, समझने का प्रयास करें, वे राशियां जिन्हें हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, तथा इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वो व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे वो आप अपनी पुस्तक से निकाल सकते हैं, जैसे त्वरण, वेग, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां, और इनके मात्रक जो होंगे व्युत्पन्न मात्रक होंगे, क्योंकि इन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद आता है मात्रकों की पद्धतियां। अब मात्रकों की पद्धतियां तीन होती हैं, CGS, MKS और FPS। इन सभी के मात्रक अलग अलग होते हैं, लंबाई का अलग होगा, द्रव्यमान का अलग और समय का अलग अलग होगा। क्यों है, चलिए देखते हैं, क्योंकि ये पद्धतियां बेहद इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछी जाएगी आपके हाफ फील्ड एग्जाम हो, एनुअल हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। CGS पद्धति में अगर हम बात करें तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें MKS पद्धति, MKS पद्धति ये मैट्रिक सिस्टम होता है, जिसका लंबाई की, देखिए लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं FPS पद्धति। ये 3 पद्धतियां होती हैं, ब्रिटिश सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है
और समय का मात्रक सेकंड होता है। इन तीनों जगहों पर समय का मात्रक सेकंड ही दिया गया, यानी कि पद्धति इन तीनों में से कोई भी हो, समय का मात्रक सेकंड ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब आपको जान लेना चाहिए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है, जिसे एसआई यूनिट्स के नाम से जानते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मात्रक की यह पद्धति आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, जिसे हम एसआई कहते हैं। एसआई का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है। क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो गाइस, ये जो थ्योरी थी ये आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे नोट करिएगा, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। देखिए गाइस, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, और अगर फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो मेरी आवाज से ही काम चला लेना, और अगर आप पुस्तक आपके पास है तो चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। तो नोट करिएगा। ठीक है, अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नोट कर लिया? चलिए अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। अभी आपने सीखा था कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, मूल राशियां किसे कहते हैं, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है। ठीक है, पद्धतियों के बारे में सीखा, और अब हम देखेंगे उसके आगे द्रव्यमान का मापन हम किस तरह से कर सकते हैं, द्रव्यमान की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, है ना। चलिए अब हम आपको एक परिभाषा बताएंगे कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है उसे हम जड़त्व कहते हैं। समझ में है क्या कह रहा है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जड़त्व कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। भौतिक में वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व की माप होता है। भौतिकी में जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वही जड़त्व की माप होती है, ये आपसे कह रहा है। उसके बाद अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। क्या कह रहा है? अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। यहाँ पर हमने द्रव्यमान का मान निकालने के लिए एक, देखिए यहाँ पर दिया गया, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्यरत बल F है तो वस्तु में त्वरण A उत्पन्न होगा। तो समीकरण निकल कर आएगा F बराबर ma। ये समीकरण निकल कर आया, यानी कि बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये निकल कर आया। और अब हमें द्रव्यमान की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर बल है, ये द्रव्यमान गुणे में है त्वरण। ठीक है, तो इधर भाग में आ जाएगा और द्रव्यमान ये इधर रहेगा। यानी कि द्रव्यमान को हम m से प्रेजेंट करते हैं और बल को F से और त्वरण को A से। यानी कि F की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है? F अपॉन A, यानी कि बल बटे त्वरण। तो यहीं पर हम आपको द्रव्यमान की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को करना था हमें, और आपने जैसा कि कर भी लिया है, तो इसे नोट करिएगा। और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है? किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि W अनुक्रमानुपाती द्रव्यमान। ओके, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, W1 बटे W2 इज इक्वल टू M1 अपान M2। इस तरह से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, जो ये बात कह रहा था, किसी वस्तु का जो भार होगा वह द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि W अनुक्रमानुपाती M द्रव्यमान। ओके, तो कुछ हम इस तरह से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे भी नोट करिएगा। और अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे बेहतरीन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रतिशत त्रुटि। इससे आपके क्वेश्चन सभी बेस्ड है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रतिशत त्रुटि से ही बेस्ड है, इसी से कंपेयर होंगे, इसी से रिलेट करते हैं। ओके, चलिए कह रहे हैं वह भिन्नात्मक त्रुटि, किसी भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में बदलना या परिवर्तित करना प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। या फिर किसी भिन्नात्मक त्रुटि को अगर हम 100 से गुणा करें तो वह प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रतिशत त्रुटि का सूत्र, तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है? डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। यहाँ पर डेल्टा A क्या है? यहाँ पर डेल्टा A आपको दिखाई दे रहा होगा निरपेक्ष त्रुटि है, या फिर बात करें अल्पतमांक। ओके, किसी पदार्थ में जो निरपेक्ष त्रुटि निकल कर आती है वही होता है डेल्टा A, और A जो होता है वह वास्तविक त्रुटि होती है। 100 से इसे गुणा करके हम प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करिएगा। और अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, चलिए फटाफट इसे नोट करिए, फिर देखते हैं न्यूमेरिकल्स।
चलिए नोट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका देखिए हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी जगह न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और आप जितना कम समय लेते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपके लिए उतना ही बेहतर हो जाता है। और ये कार्य तभी संभव है जब आप न्यूमेरिकल्स की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी आपने सीखा था प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है? अभी आपने देखा था डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है। इसी जो स्ट्रक्चर पर ये फार्मूले लगेंगे, ठीक है, इसी बेस पे। चलिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक पेच मापी द्वारा किसी तार का व्यास इतने सेंटीमीटर मापा जाता है। पेच मापे की अल्पतमांक इतनी है तो माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर दिया गया है क्या गया है, आपको व्यास दिया गया है, वो कितना है 0.236। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सूत्र में सिर्फ जहां पर जो दिया गया होगा उसी के बेस पे हम सूत्र भी बना लेंगे, ठीक है। वहां पर डेल्टा ए था, यहाँ पर डी आपको दिया गया 0.236। अल्पतमांक आपको कितना दिया गया है, यानी कि डेल्टा डी, है ना। व्यास की बात चले तो व्यास में ही निरपेक्ष त्रुटि होगी, उसी में अल्पतमांक होगा, है ना। कि तो यहाँ पर डेल्टा डी का मान कितना दिया गया है 0.001, ये दिया गया है ना, सेंटीमीटर में। और अब आपसे पूछ रहा है संभावित प्रतिशत त्रुटि। इसका सूत्र क्या होगा, डेल्टा डी, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा डी ऊपर था, अल्पतमांक सदैव ऊपर लिखा जाता है, उसके बाद वास्तविक त्रुटि और इंटू 100 होता है, तो डी अपॉन इंटू 100। ओके, तो डेल्टा डी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 0.001 बटे में 0.236 इंटू अगर 100 करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव हट जाएगा, यानी कि 100/236। अब हम इसे भाग करेंगे तो 0.4 करके आएगा। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 0.4 करके कुछ आपका आंसर आएगा और वही आपका आंसर होगा। ओके, इस तरह से हमने प्रतिशत त्रुटि को निकाल लिया। करना क्या था, प्रतिशत त्रुटि का सूत्र आपको पता है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 होता है, ये आपको पहले से पता है। बस करना क्या था, कह रहा था एक पेच मापी के किसी तार का व्यास 0.236 सेंटीमीटर दिया गया, फिर उस पेच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है, तब माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा गया है कि त्रिज्या की, जो दिया गया सिर्फ उसी में, यानी कि डी का मान कितना दिया गया था 0.236। ओके, उसी में अल्पतमांक यानी कि डेल्टा डी कितनी वैल्यू दी गई है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, ये दिया गया था। उसके बाद हमने सूत्र को सिर्फ अप्लाई किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर मिल गया हमें। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट कह रहा है, सोने के एक टुकड़े में द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है, यानी कि द्रव्यमान m कितना दिया गया है 10 मिलीग्राम। ओके, इसके मापन में अधिकतम त्रुटि क्या होगी। अधिकतम त्रुटि जब कह रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर डेल्टा m की वैल्यू नहीं दी गई तो वो आपको निकालनी है। वो आपको कैसे निकालनी होगी, देखिए यहाँ पर 10 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम अल्पतमांक होगा या निरपेक्ष त्रुटि होगी, यानी कि डेल्टा m का मान कितना आया 1। ओके, मिलीग्राम। अब आपको प्रतिशत त्रुटि का सूत्र लगाना है और कुछ नहीं। प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान की बात हो रही थी तो इसीलिए हमने डेल्टा m बटे m किया इंटू 100। यहाँ पर व्यास की बात हो रही थी तो इसीलिए हमने d को ले लिया। जहां पर जिसकी बात होगी उसको हम अप्लाई कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में अगर ये भी आप फार्मूला लिखकर सॉल्व कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एग्जामिनर आपको पूरे अंक देगा। ओके, तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी दी गई है 1 बटे m की वैल्यू 10 है इंटू 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10%। यहाँ पर 4% होगा, सॉरी यहाँ पर ये मैं लगाना भूल गया था। तो इसका आंसर कितना आएगा 10% यहाँ पर अधिकतम त्रुटि होगी और यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, बाकी प्रोसेस वही है। चलिए देखिए, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% त्रुटि होती है, इसके क्षेत्रफल में परिकलन कीजिए कि वो त्रुटि कितनी होगी। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। चलिए
देखिए कह रहा है किसी वर्ग की भुजा मापने में, एक भुजा को मापने में, मान लीजिए ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये नहीं होगा, ये वर्ग है मान लिया, ठीक है, इसकी भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ओके, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आपको पहले से पता है ना। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर दिया गया है वर्ग की एक भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कह रहा है उसके क्षेत्रफल में परिकलन कीजिए कि त्रुटि कितनी होगी। आपको प्रतिशत त्रुटि का सूत्र पता है, यहाँ पर क्या होता है, आपको प्रतिशत त्रुटि का सूत्र ये पता है क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये आपको पहले से पता है। जबकि वर्ग के क्षेत्रफल में त्रुटि पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कोई भी भुजा ले लोगे तो ए ही होगा, क्योंकि हमने ए मान रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं, ये आपको पहले से पता है। जबकि ए में 3% की त्रुटि है, ए को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 3%, क्योंकि इसी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है ना। तो वहीं पर वर्ग का क्षेत्रफल कहने का मतलब है ए स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अवकलन होगा। अवकलन आपने अगर पढ़ा है 11th की क्लास में तो बेहतर है, अगर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 13 जो दिया गया है मैथ के बुक में, वो सबसे पहले आप पढ़ना, ठीक है। और ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब 2 गुणे इसका वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर 3% दिया गया है, तो वो हम 3% यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 दूनी 6, यानी कि 6% इस वर्ग के क्षेत्रफल में त्रुटि होगी। और यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे फटाफट नोट करिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए आप इसे नोट करिए, तब तक हम इसे रफ कर देते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक घन के आयतन में 9% की त्रुटि हो रही है। ओके, तो घन की सतह के क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। घन का आयतन क्या होता है, मुझे बताएंगे आप, घन का आयतन क्या होता है। तो देखिए ये 5वां क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, वो आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए बता दे रहा हूँ, आप नोट करिएगा कि एक घन के आयतन में 9% की त्रुटि होती है, तब घन की सतह का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क के तौर पे बाद में करिएगा, और अब हम उसके आगे के क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दिया गया एक घन की भुजा मापने में, छठा क्वेश्चन है, एक घन की भुजा मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होती है। घन की भुजा मापने में प्रतिशत त्रुटि कितनी होती है, 2%। ओके, और घन के आयतन के परिकलित में प्रतिशत त्रुटि, घन का आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो आपसे कह रहा है ज्ञात कीजिए। घन के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है उसे आपको निकालना है। यहाँ पर दिया क्या गया, पहले आपको समझना होगा। यहाँ पर दिया गया है एक घन की भुजा मापने में त्रुटि कितनी हो रही है, 2% हो रही है, ठीक है। और घन का आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ठीक है। यानी कि ये ए की वैल्यू दी गई, ए माने डेल्टा ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2% दिया गया। यहाँ तक क्लियर है ना आपके लिए। चलिए फिर तो आसानी हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी कि ए क्यूब का मतलब 3 आगे आ जाएगा, और ए का कुछ ए बटे डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 कर सकते हैं, है ना। 3 गुणे 2, इसकी वैल्यू 2% दी गई है, 2%। अब गुणा करेंगे तो सॉल्व करेंगे 6% आ जाएगा। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। बेहद ही सरल था और बेहद इंपॉर्टेंट था। इसी बेस पे इसका थोड़ा सा उल्टा जो प्रोसेस है, वो जो अभी मैंने क्वेश्चन आपके लिए बताया था उसमें होना, सिंपली हल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 6 आ रहा है। और अब हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, और उसके लिए हमें इसे रफ करना होगा। चलिए
सातवां क्वेश्चन कह रहा है यदि घन के आयतन में मापन में 6% की त्रुटि होती है। सातवां क्वेश्चन है घन के आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होती है? 6% होती है। दिया गया है ये चीज, ठीक है। और घन की भुजा में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? घन की भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? इसका सिर्फ उल्टा होना है यहाँ पर प्रोसेस। क्या कह रहा है? घन के आयतन में मापन त्रुटि कितनी है? 6%। यानी कि आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब, ये आपको पहले से पता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। यानी कि 3 गुणे भुजा को हम डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं, a/a × 100। कहने का मतलब है ये जो वैल्यू है वो ए की है, समझ रहे हो ना? ए में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो डेल्टा a/a × 100 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिशत त्रुटि दी गई है वो 6% है। ओके, यहाँ पर 6% हम लिख लेते हैं, इसे इज इक्वल टू 3 × डेल्टा a/a × 100। इस भुजा यानी ए भुजा में पूछ रहा था आपसे कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, तो 3 गुणे में भाग में आएगा तो 6/3 हो जाएगा। ये ए में प्रतिशत पूछ रहा है, इसे हम ए के रूप में लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि भुजा में 2% की त्रुटि होगी। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से समझने का प्रयास करें। मैं इसे फिर से थोड़ा सा सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? चलिए, यहाँ पर आपसे कह क्या रहा कि घन के आयतन मापन में त्रुटि कितनी दी गई? प्रतिशत त्रुटि 6% दी गई है। तो आपको पहले से पता है कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी कि a का क्यूब, ठीक है। घन के आयतन में 6% की त्रुटि दी गई है, यहाँ पर दिया गया है। और a क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 इधर मल्टीपल में आ जाएगा और a इधर रह जाएगा। ये 3 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, a बराबर 2% की त्रुटि होगी। यानी कि a में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? 2% की त्रुटि होगी। यहाँ पर आप a को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यही मैंने बीच में लिख दिया था और इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था। कहने का मतलब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे फिर भी आपका जो नंबर एग्जामिनर देगा वो पूरा देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो चीजें भी आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। उसके बाद अब हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर सकते हैं आप। नोट हो गया? चलिए, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या मापन में, गोले में बात हो रहा है, किस में हो रहा है? गोले में। त्रिज्या मापन में 0.25% की त्रुटि होती है। गोले की त्रिज्या मापन में, यानी कि डेल्टा r/r × 100, इसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि होती है? 0.25% की त्रुटि होती है। ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद गोले के आयतन मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? गोले के आयतन प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। जबकि आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। ये आपको पहले से पता है। यहाँ पर 4/3 पाई ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब होता है नियतांक, और नियतांक में यहाँ पर सॉल्व नहीं किया जाता, ये आपको पता होना चाहिए। और r³ का मतलब क्या है? 3 आगे आ जाएगा, और r की वैल्यू कितनी दी गई? डेल्टा r/r × 100, है ना? तो 3 गुणे 0.25 हो जाएगा, ये आपको वैल्यू दी गई है। इसको मल्टीपल करेंगे तो 0.75 आएगा। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं, 0.75%, है ना? चलिए, इसका आंसर आ चुका है और यही आ रहा है। अब हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन है, ये आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। देखिए, रेफरेंस की अगर बुक है तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, और जो शेष क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखिए कवर करेंगे। एक ही क्लास में सभी क्वेश्चन कवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी तक 10 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, 10वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग
तरीके का होने वाला है ये क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जल को गर्म करने पर उसका ताप, जल को गर्म करने पर ताप कितना होगा वो दिया गया है। जल को गर्म करने पर ताप कितना दिया गया है, 20.0 प्लस माइनस 2 0.2 डिग्री सेल्सियस ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि इतने से कितना हो जाता है, गर्म करने पर 25 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब जल, देखिए जल की ताप वृद्धि की, देखिए जल को गर्म करने पर जो ताप है इतने से इतना हो जाता है। ठीक है, जल को गर्म करने पर जो ताप में वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टी का मान पता होना चाहिए। टी का मान कितना होगा, देखिए 20 से 25 हो गया तो इसमें अंतर कितना आया, 5 का, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद डेल्टा टी यानी कि 0.2 से 0.3 हो गया, यानी कि टोटल कितना होगा 0.5 होगा, है ना। सॉरी, देखिए 20 से 25 हुआ तो इनके बीच अंतर कितना आया, 5 का। 0.2 से 0.3 हुआ तो इसके अंतर कितना आया, 0.1 डिग्री सेल्सियस का। अब आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, इसमें कितनी होगी, तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र आपको लगा देना है, और वो सूत्र क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 0.1 और 5 की वैल्यू कितनी है, 0.5 है ना, इंटू 100। सॉरी ये दिया गया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, ये हटेगा, ये कटा, है ना, 5 दूनी 10। क्या यही इसका आंसर आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है यार। हाँ मिस्टेक तो हुआ है, यहाँ पर 0.5 होगा। ठीक है, गलत हो गया था, थोड़ा सा गलत हुआ। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 बटे 5.0 इंटू 100। ओके, चलिए अब यहाँ से ये हटा, 5 से 5 कटा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि 100 बटे 10 और 1 0 ये कटा, यानी कि 10% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 0.5 बटे 50 0.5 गुणे इंटू 100। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 10 हटेगा तो 1 शून्य बढ़ेगा, है ना, 5 से 5 कटा 10, 1 0 से 0 कटा, 10% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं चैनल पर।